हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 144 ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया करवाऊंगी। देखिए, यहाँ पे जो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सबलिटरेरियन राइटिंग्स ऑन इंडिया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबलिटर्न होते हैं ना, ये कौन होते हैं। तो ये जो टर्म है ये दी थी हमारे एंटोनियो ने। आपको यहाँ पे स्कॉलर्स के नाम लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे जो आपका आंसर है ना, उससे ये पता चलता है कि आप पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं आप कुछ भी कहानियाँ उसमें छाप रहे हैं। क्योंकि ना देखिए, इग्नू के हो चाहे SOL के हों, चाहे कोई भी डिस्टेंस मोड से जब आप आर्ट्स स्ट्रीम से पेपर देते ना, तो बच्चों की मेंटालिटी ये सेट हो जाती है कि भाई कुछ भी लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे, स्टोरी छाप दो मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अच्छे तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके आपके मार्क्स आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि ये जो टर्म है ये किन्होंने दी थी। इसके बाद में ये होते कौन है, तो वो ग्रुप सोसाइटी का जो कि हेजेमनी के अंडर होते हैं, मतलब कि किसी के अंडर, किसी के रहमो करम पे पल रहे होते हैं, उनको हम सबलिटर्न कहते हैं। जैसे कि जो हाई क्लास सोसाइटीज़ है ना, उनके अंडर जो लोअर क्लास सोसाइटीज़ होती हैं, उनके लोग जो हैं वो काम करते हैं। लाइक जो स्वीपर होते हैं, सिवेज क्लीनर वाले होते हैं, झाड़ू पोछे वाले होते हैं, तो वो लोग क्या है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो उनको हम सबलिटर्न्स कहते हैं। जो एक जो हेजेमनी होते हैं, मतलब जो रूलिंग साइट्स होती हैं ना, उनके नीचे जो काम करते हैं। अब जो सबलिटर्न क्लासेस होती है उसमें कौन कौन आते हैं, पीजेंट्स आते हैं, ट्राइब्स आती हैं, विमेंस आती हैं, और बहुत बाकी ऐसे ग्रुप्स जो कि इस पावर के नीचे दब जाते हैं, वो लोग इस ग्रुप के अंदर आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, इनसे हमें ना बहुत सारी, मतलब जो ये सबलिटर्म्स है ना, इनके लिए पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए कोटा देखती है, मतलब कि इनको सब्सिडीज़ मिलना, या इनके लिए ऐसे इनके वेलफेयर के लिए काम करना कि जो सोसाइटी की बाकी क्लासेस हैं उनके साथ ये compete कर सके या उनके साथ में ये चल सके। तो जो सबलिटर्न्स होते हैं ना, वो एक अपॉर्चुनिटी देते, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्पीक के लिए, अपने पेन को शेयर करने के लिए, एंगर को, सफरिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को, जो कि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं देखने को मिलता था। तो ये सब चीज़ें अब उनकी कहीं ना कहीं हद तक बाहर आ रही हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। जो सबलिटर्न राइटिंग्स है इंडिया में, वो किन किन की पॉइंट्स को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको और लिखना है, बट आंसर में इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म आपके पास में है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जियोनोलॉजिकल ट्रेडिशंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब जो फैमिली है वो क्या है, सेंटर होता है इंडियन ट्रेडिशंस का, जिसके अंदर बहुत सारी जो जनरेशन्स है वो कवर करी जाती हैं। इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जो हमारा भारत देश है ना, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक ट्रेडिशन है, मतलब कि हम लोग क्या है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एक होता है हमारे पास में न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड वन इज़ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली का क्या मतलब होता है, जैसे कि न्यूक्लियर मतलब कि हो गई सिंगल फैमिली आपके पास में, और जॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, मतलब कि मदर हैं, फादर हैं, और उनके जो बच्चे हैं मैरिड या अनमैरिड चिल्ड्रन हैं, मतलब मोस्टली केसेस में अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। और जब वो पोर्शन बढ़ता जाता है, जैसे अनमैरिड जो मैरिड चिल्ड्रंस होते हैं वो हो चिल्ड्रंस की शादी हो जाए और उसके बाद में उनके भी बच्चे हो जाएं और फैमिली इस तरीके से एक्सटेंड करते आती है, तो उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं जॉइंट फैमिली की क्या है, एक्सटेंडेड मेंबर्स ऑफ फैमिली पेरेंट्स, मतलब जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सटेंड हो जाए, मतलब बढ़ जाएं। पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इसके अलावा जो चिल्ड्रन स्पाउस हो गए और इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, वो सब मिलके एक ही घर के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सॉरी, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो वो चीज़ एग्जाम्पल है हमारी जॉइंट फैमिली का। तो ये दो टाइप्स आते हैं हमारे पास में, न्यूक्लियर और जॉइंट। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत देश है वहाँ पे मोस्टली जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशन है। बच्चे काफ़ी लंबे टाइम तक अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। इवन बॉयज़ का तो ये होता है कि शादी के बाद में उनके भी बच्चे और पेरेंट्स ये सब लोग मिलके एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। अब इनमें जो एल्डेस्ट मेल होता है, मेल मेंबर जो होता है फैमिली का, वो हेड ऑफ फैमिली होता है इंडियन सिस्टम के अंदर। जो भी सबसे बुजुर्ग इंसान होता है फैमिली के अंदर, तो वो हेड ऑफ फैमिली होता है इंडियन सिस्टम के अंदर। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली का क्या ट्रेडिशन आता है।
इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं, क्योंकि आंसर आपका लॉन्ग आंसर्स में भी आ जाता है, तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारी, मतलब यहाँ पे ना बेसिकली इंडियन कल्चर आपसे पूछा गया है कि इंडियन कल्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या जो की पॉइंट्स आप इंडियन कल्चर में लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास में लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस होती है अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज होती है मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए खुद से ग्रूम या ब्राइड को देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, और ये सब चीज़ें पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो देयर इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंज मैरिजेस डन बाय द पेरेंट्स फॉर ईच ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो उनके चाहे 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, तो 90% केसेस में अरेंज मैरिज होती है, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे का आगे का फ्यूचर लाइफ डिसाइड करते हैं। इवन इंडियन कल्चर में बहुत सारी जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ होती है, वहाँ पे बच्चे का जो एजुकेशन है ना, वो सब भी पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके अंदर बहुत ही कम और ना के बराबर डाइवोर्स केसेस होते हैं, बहुत ही कम और ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है डाइवोर्स की। क्यों? क्योंकि उनका बिलीव है कि जो मैरिज है ना वो लाइफ टाइम के लिए होती है, मतलब एक बार आपकी जिनसे शादी करवा दी उनके साथ आपको लाइफ टाइम रहना है, चाहे कैसे भी कोई भी चीज़ आपके साथ में हो रही हो। या आपने बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखा होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है फीमेल्स के साथ में, डाउरी, दहेज वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी एक महिला को परेशान किया जाता है। लेकिन पेरेंट्स और सोसाइटी उनके दिमाग में एक चीज़ को फिक्स कर देते हैं कि उनको उस पार्टनर के साथ में लाइफ लॉन्ग रहना है, हमेशा रहना है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता है। तो हमारा जो ये कल्चर है इसमें बहुत ही कम और ना के बराबर चांसेस होते हैं कि जो डाइवोर्स है वो हो पाए, क्योंकि जो मैरिज है ना उसको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस माना जाता है। और प्लस इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए खुद से उनके लाइफ पार्टनर को डिसाइड करते हैं कौन सा पार्टनर उनके लिए सही है, कौन सा पार्टनर उनके लिए सही नहीं है। तो ये चीज़ आती है। इसके अलावा जो इंडियन फूड है वो मोस्टली क्या होता है, वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन फूड जो है हम लोग खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन जिसमें शाकाहारी फूड जो होता है वो इंक्लूड होता है। वैसे तो नॉन वेज खाने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इंडियन फूड है ना वो होता है वेजिटेरियन। इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैटल फार्मिंग होती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, ये सब पालना, जिनसे आपको दूध मिल रहा है, फिर उससे आप अपना इकोनॉमी जनरेट करते हैं, उस दूध को बेच रहे हैं, उस दूध से जो बाकी के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घी हो गया, लस्सी हो गया और चीज़, ये सब चीज़ें जो हैं आप बना के घी, ये सब चीज़ें मार्केट में सेल करें, उससे आपको पैसा भी मिल रहा है। तो जो कैटल फार्मिंग है ना वो हिंदू जो रिलीजन है और जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, मतलब कि आजीविका है लोगों की अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। उसके बाद में जो काव है, गाय हमारी माता है, मतलब गाय जो है ना उसको ऑनर्ड, उसको पूजा जाता है, गाय की जो है ना उसको वर्शिप करी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं और ट्रीज़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम इंडियन कल्चर में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, पीपल ट्री है, गाय है, तो इनको, इनकी ना वर्शिप करी जाती है। इनका जो मीट मांस है ये सब अलाउ नहीं होता, इनको तोड़ना भी, जैसे ये पौधे मैं बता रही हूँ आपको, तो इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करी जाती है और टाइम टू टाइम इनकी वर्शिप करी जाती है। इनके लिए भी अलग से फेस्टिवल टाइप में सेलिब्रेशन होता है। और प्लस इन चीज़ों को अपने घर में रखना एक फॉर्चून माना जाता है, अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के लिए। और मोस्टली जो घर हैं इंडियन सोसाइटीज़ में, उनमें 99% आपको घरों में तुलसी मिलेगी ही मिलेगी। कुछ एक आध होंगे जिसमें नहीं मिलेगी, बाकी आपको मोस्टली सब जगह पे तुलसी देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आर यूज्ड इन द फूड डिशेस। अब जो इंडियन फूड है वो क्या है, वेजिटेरियन मोस्टली फूड होता है, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी के जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं, अवेलेबल हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के मसाले अवेलेबल है जिसका यूज़ खाने में किया जाता है। अगर नॉर्थ साइड की बात करें, इस आंसर के लिए आप थोड़ा सा मैप यूज़ कर सकते हैं कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया भारत का, ये गुजरात वाला एरिया हो गया, फिर यहाँ से ये नीचे, तो ये देखिए, ये मैं ना, तो मुझे इतना थोड़ा मैप इतना बनाना नहीं आता, बट आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ वाला साउथ एरिया, ये साउथ साइड में है, केरला और पुडुचेरी, ये सब चीज़ें इधर आती हैं। केरला हो गया, कोलकाता हो गया, ओके, ये सब चीज़ें साउथ साइड में जो मिलता है खाना। नॉर्थ साइड में हो गया, ये ईस्ट साइड हो गई, ये वेस्ट साइड हो गई। तो जो नॉर्थ साइड एरिया
एरिया है ना वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वीट का कंज्यूम भी ज़्यादा होता है। वहीं पे जो साउथ साइड है नीचे वाले एरिया में, यहाँ पे राइस का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो राइस है ना वो पानी में उगता है, धान की खेती पानी में ज़्यादा करी जाती है, तो ये सी वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे इन एरियाज़ में राइस का कंजप्शन ज़्यादा होता है, राइस यहाँ का एक बेसिक फूड होता है। सो नॉर्दर्न पार्ट में देखिए जो अपर वाला पोर्शन है वहाँ पे वीट ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है, साउदर्न पार्ट में जो राइस है उसको ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, ये वहाँ का बेसिक फूड है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वेयर है उसकी बात करें तो वो साड़ी है, एक फीमेल ट्रेडिशनल फीमेल क्लोथिंग है साड़ी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कल्चर रिलेटेड उसको रिलेट किया जाता है। मोस्टली जितने भी कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं और जैसे कोई ऑनर होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो वहाँ पे इंडियन कल्चर में जो फीमेल्स है वो साड़ी वेयर करती हैं। कॉटन क्लोथ्स को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत ही, जो हॉट इंडियन क्लाइमेट होता है वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स अच्छे होते हैं स्वेटिंग को और एब्जॉर्प्शन में देखा जाए तो कॉटन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड होती है इंडियन कल्चर के अंदर। और इसके अलावा डांस, म्यूज़िक, पोइट्री हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल कस्टम्स को होल्ड करती हैं, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अलग अलग स्टोरीज़ इनसे रिलेट एक्सप्रेस करी जाती हैं डांस में, पोइट्री में। जैसे अगर हम शिव जी की बात करें, जो इंडियन जो गॉड गॉडेसेस होते हैं उनमें बहुत इनको माना जाता है, तो खुशी के टाइम पे जो होता है वो डांस बोलते हैं, गुस्से में किया जाता है तो तांडव किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जिनको हम डांस, कस्टम, पोइट्री, ये हमारी जो पोइट्री है, म्यूज़िक है, ये हमारे फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग होती है। नवरात्रे चल रहे हैं तो अलग टाइप के आपको भजन सुनने को मिलते हैं, वैसे कोई कल्चरल फेस्टिवल है तो आपको अलग तरीके का म्यूज़िक मिलेगा। मतलब जो म्यूज़िक प्ले होता है, जो डांस होता है, उसी से आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये डांस या ये जो म्यूज़िक है वो किस ओकेजन में या किस पर्पज़ से प्ले किया जा रहा है। इसके अलावा क्लासिकल स्टाइल है, फोक स्टाइल है, तो ये सब चीज़ें जो है ना हिंदू दैतेस को, शिवा, काली, कृष्णा, ये सब जो है ना इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो फोक स्टाइल्स होते हैं, क्लासिकल स्टाइल्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे जो हिंदुज़म है ना वो मेन रिलीजन है। 81% जो है ना टोटल पॉपुलेशन की जो 81% है वो मोस्टली हिंदू हैं। इसके अलावा और 4 मेजर रिलीजन्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि मतलब मेन तो जो रिलीजन है वो ये है। इसके अलावा भी और भी रिलीजन्स है, जैसे हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। तो जैन, बुद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म, ये सब चीज़ें जो है ना ये हमारे बाकी और मेजर रिलीजन्स यहाँ पे दे रखे हैं। इन सब के अलावा लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो है ना वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल और सेकेंडरी लैंग्वेज है। इंग्लिश का भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है, वैसे तो हिंदी ज़्यादा बोली जाती है भारतीय कल्चर में, लेकिन अभी जैसे इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ज़रूरत है हमको, और आगे भी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से इंग्लिश जो है ना वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह आगे उभरती हुई चली जा रही है। इसके बाद में जो मोस्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर को, जो बाकी कल्चर से अलग करता है, कि एक जेन्युइन ट्रस्ट होता है रिलेटिव्स के ऊपर। कोई भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, चाहे वो बच्चों की शादी से रिलेटेड है या कुछ और, आप फंक्शंस वगैरह कर रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, तो उसमें रिलेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उनसे पूछा जाता है, अपने बड़े जो होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में लाइफ लॉन्ग रहा जाता है, चाहे कितनी बड़ी फैमिली हो जाए, उनसे एक दूसरे के टच में रहा जाता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं तो ओकेजनल बेसिस पे, कोई फेस्टिवल है उस टाइम पे। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है ना वो इंडियन कल्चर में बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलती हैं। दोनों पॉइंट्स को देखिए। द मेन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। पीपल हैव जेन्युइन ट्रस्ट अमंग देयर रिलेटिव्स, दे कीप इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग फॉर एक्सटेंडेड फैमिलीज़। इसके अलावा जो एल्डर हैं वो बहुत ही उनको रिस्पेक्ट करी जाती है। फर्स्ट उनको, मतलब कोई भी फैमिली में कोई फंक्शन है, ओकेजन है, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पहले ग्रीट किया जाता है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। द एल्डरली आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड द फर्स्ट वन ग्रीटेड इन एनी ग्रुप। मतलब कुछ भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो उनमें उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा कंप्लीट, जहाँ पे आपको जो ट्रेडिशन है वेस्टर्न इंडिया का वो सब कुछ लिखना था, और ये वाला क्वेश्चन सबलेटर्न्स के ऊपर था, ये आपको मैंने समझा दिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सूफी हैगियोग्राफिक्स। हैगियोग्राफिक्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें सूफी जो हैगियोग्राफी है इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
जो अमुक्तमाल्यदा है ना, वो एक हिस्टोरिकल रिसोर्स है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एज डिस्कस बाय द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। तो जो हिस्ट्री रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो चीज़ आपको लिखनी है। हिस्ट्री राइटिंग जो है ना, जैसे हम एविडेंसेस हमको कहाँ से मिले हैं, किस टाइप के जो एविडेंसेस हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो ये सब चीज़ें आप नेशनल हिस्टोरिकन्स के बिहाफ पे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, एनालाइज ब्रानीज आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ना कोई भी आपका स्कॉलर है, थिंकर है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बन जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे अपलोड करे हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हो उतना वीडियोज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।